हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारी इस क्लास में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 2025 का क्वेश्चन पेपर। तो 2025 का जो मैथ्स का हमारा पेपर है एंट्री बोर्ड का, वो सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए कि जो हमारा क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये पेपर आता है आपका। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में ये दोनों लैंग्वेज में होता है। तो इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई चीज़ आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रही है तो आप इंग्लिश में वर्ड देख सकते हो, और इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही तो हिंदी में वर्ड देख सकते हैं हम। तो वो ईजिली हमको क्या होता हैगा, समझ में आ जाता हैगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट। हमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सॉल्व करने हैं। क्या है हमारे क्वेश्चन में, देखिएगा। देखिए क्या लिखा है, HCF ऑफ फार्मूला 6, HCF ऑफ नंबर 6 एंड 20, यानी कि 6 और 20 का हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका हमें फैक्टर पता होना चाहिए। तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 6 का हमारा फैक्टर होता है 2 3 जा 6, यानी कि 2 इंटू 3 और इंटू 1। कभी भी HCF फाइंड करना हो तो हमें उसके फैक्टर में 1 ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब HCF कुछ नहीं निकलता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन कुछ भी नहीं होता है, कॉमन कुछ भी नंबर नहीं होता है, एक जैसा कोई भी नंबर नहीं होता है, तो वहाँ पर 1 कॉमन होता हैगा। अगर आप 1 नहीं लिखेंगे, 1 लिखने की अपनी हैबिट नहीं डालेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता हैगा कि बच्चा वहाँ पे ये देखता है स्टूडेंट कि भाई इसमें तो कोई नंबर कॉमन ही नहीं है, और हम वहाँ पे 0 लिख के आ जाते हैं। जबकि 0 नहीं होता हैगा, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पे 1 कॉमन लिया जाता है फैक्टर में। ठीक है, ऐसे ही 20 का जब हम फैक्टर करते हैं तो क्या होता है, 20 का फैक्टर हमारा फैक्टर होता है 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 इंटू 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं HCF क्या होगा हमारा। तो HCF हमारा होगा यहाँ पर, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है कॉमन, 2 इंटू, देखो 3 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, और 2 एक बार और है यहाँ पर 20 के फैक्टर में, पर 6 के फैक्टर में नहीं है, तो वो भी नहीं है। फिर हमारे पास 1 है, तो इंटू 1, तो 2 1 जा 2, यानी कि हमारा राइट आंसर है ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे लिखा है वैन, यानी कि जब A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 हैज़। तो यहाँ पे जब तीनों ही चीज़ें इक्वल हैं, ठीक है ना, ये आपका थर्ड चैप्टर का है क्वेश्चन। जब हमने 2024 का पेपर सीरीज किया था, तभी मैंने कहा था कि हर आप ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए। ये जो 3 फॉर्मूले होते हैं आपके कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू, यानी कि इस रेशो से रिलेटेड एक फॉर्मूला आपका बनता ही बनता है। एक ये हो गया, एक ये डिस्क्रिमिनेट वाला जो आपको फॉर्मूला हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन कॉमनली हैं ऑब्जेक्टिव में जिनसे एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता हैगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये तीनों ही इक्वल हैं, तो तीनों ही इक्वल हैं, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये बोथ सॉल्यूशन है, ये नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो देखिए पहले तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इनके लिए ऑप्शन बता देती हूँ। यूनिक सॉल्यूशन कब हो जाता है, जब हम लिखें यहाँ पर A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। और नो सॉल्यूशन कब हो जाते हैं, नो सॉल्यूशन हो जाता है जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ऐसी कंडीशन में ये नो सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होता है, जब ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन्होंने क्या बोला, हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट, तो ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है ना, B² - 4AC, ये 4th चैप्टर का है।
और इससे भी आपका एक बनता ही बनता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। तो याद रखना, इसको शॉर्ट में डी बोला जाता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब ये होता है कि डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू यानी कि b² - 4ac अगर सॉल्व करने पर प्लस का आ गया आंसर, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये है कि ये ज़ीरो से बड़ा है। और अगर ये ज़ीरो से बड़ा है तो ऐसी कंडीशन में ये रियल और इक्वल रूट दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। नहीं, अगर ये आपका बड़ा आ गया हैगा तो ये रियल रूट को रिप्रेजेंट करता है। केवल किसको करता हैगा? रियल को। और अगर डी का सॉल्यूशन जीरो ही आ गया तो ये रियल को भी करेगा और रियल के साथ में ये इक्वल को भी करेगा, ठीक है ना। और अगर आंसर आपका डी जो है वो नेगेटिव आ गया, माइनस का आ गया, तो इस समय पे जीरो बड़ा हो जाएगा, ऐसा एरो आ जाएगा। तो ये वाला जब साइन सिंबल आएगा कि जीरो की तरफ ग्रेटर देन रहेगा तो ये आपका अनरियल या अनइक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमसे उसने रियल और इक्वल पूछा है, तो रियल इक्वल मतलब डी के इक्वल में जीरो होना चाहिए, जो कि कहाँ रहा हमारे पास, ये रहा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्या लिखा है क्वेश्चन में कि 10th टर्म ऑफ एपी, इसका 10th टर्म चाहिए हमको। तो 10th टर्म जो हमको चाहिए तो हम यहाँ पर देखते हैं a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 2 है, d का मतलब होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 4 - 2 कितना हुआ 2। और हमें टर्म कौन सी चाहिए, 10th वाली। तो फॉर्मूला लगा दो अब, ए एन इज इक्वल टू में a प्लस n-1 इंटू का d, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं हम, a यानी कि कितना 2 है, प्लस n कितनी वैल्यू फाइंड करनी है हमको 10। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे, सीधे में लिख रही हूँ 9, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट में करें। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 2, तो 9 2 जा 18, और 18 में 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 20, यानी क्या हुआ हमारा आंसर 20, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। हमें पॉइंट 2 दे रखे हैं, उसकी डिस्टेंस निकालना। सिंपल सा फंडा है, रूट में निकालना है आपको। फॉर्मूला याद दिला देती हूँ मैं। क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये निकालना होता है। ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। कई बार यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2 भी लिखते हैं फॉर्मूले में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। डायरेक्ट अब लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि 4 - 2, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 1 - 3 इसका स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर। 3 में से 1 माइनस किया हमने तो -2 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 और 4 कितना हुआ 8 रूट में। कहाँ रहा हमारे पास, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट होती हैं, तो ये इनफाइनाइट होती हैं। और हाउ मैनी आपसे टेंजेंट ऐसी पूछ लें कि 1 एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी जाती हैं, तो वहाँ पर 2 ही रहेंगी, ठीक है ना। फर्क है क्वेश्चन के पूछने में। उसने पूछा हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल में कितनी टेंजेंट होती हैं, तो इनफाइनाइट होती है, आप चाहे कितनी भी खींच सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो आंसर इसका डी सही है। अब इसके बाद देखिएगा ये वाला क्वेश्चन कि √2 इज अ नंबर। √2 एक कैसा नंबर है, तो याद रखना इरेशनल, ठीक है। जितने भी नंबर रूट में होते हैं जिनका रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अब अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी 3 पावर है वो क्यूबिक, 2 पावर है क्वाड्रेटिक, 1 पावर है लीनियर, ठीक है। ये भी, इससे भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका, कि वो पूछ लेता है, डिग्री दे देता है और आपसे पॉलिनोमियल के नेम को पूछ लेता है। तो पॉलिनोमियल के नेम जो होते हैं वो डिग्री के अकॉर्डिंग
आपके 1 डिग्री है तो लीनियर, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक। याद रखना 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, ठीक है, और 3 है तो क्यूबिक। अब यहाँ पे बोला है, इन्होंने पूछा है द कॉमन डिफरेंस डी, मतलब इनके बीच का डिफरेंस आपको बताना है। तो 1/2 माइनस 3/2। बच्चे सोचते हैं माइनस ही तो करना है, ऐसे क्यों ना कर लें हम, तो ऐसे ये रॉन्ग होता है। ऑलवेज पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करना रहता है। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे हम 1 माइनस 3, 3 में से 1 गया, माइनस का 2/2, और 2 1 जा 2, यानी कि आंसर आ गया माइनस का 1। ये हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। ऑल कॉन्ग्रेट ट्रायंगल, यानी कि जितने भी कॉन्ग्रेट ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिंपल, कैसे होते हैं, सिमिलर, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद हम देखते हैं अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज 2 पॉइंट इज कॉल्ड। एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। किसी सर्कल के 2 पॉइंट पे कट करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, ऐसे। तो याद रखना है, इसे सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। पीई प्लस पीई बार, और टच करने वाली को टेंजेंट कहते हैं, और 2 पॉइंट पे कट करने वाली को हम सेकेंड कहते हैं। पीई प्लस पीई नॉट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। ये एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, जहाँ शायद 1-2 क्वेश्चन इसमें दिए भी जाते हैं। आगे हम जब पेपर को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आपको इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएगा। ऊपर आपने जो जो फॉर्मूले लिखे हैं जैसे डिस्क्रिमिनेट, उससे भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। थर्ड चैप्टर का जो रेशियो वाला A1/A2, B1/B2, C1/C2 का है, उससे भी आपको देखना पेपर में एक ना एक क्वेश्चन सॉल्व करने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब हमको ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया ऑलवेज इक्वल होता है। तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है। क्या लिखा है कि अगर किसी त्रिभुज का समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, यानी कि जितने भी समरूप यानी सिमिलर ट्रायंगल हैं उनका जो एरिया है वो इक्वल होगा। कभी नहीं ऐसा होता हैगा, बहुत रेयर होता है, क्योंकि वर्ड उसने ऑलवेज यूज़ किया है। ऑलवेज ना किया होता तो एक बार हम सोच भी सकते थे, ठीक है ना। सिमिलर ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें 2 साइडों का रेशियो इक्वल हो और एंगल के 2 एंगल इक्वल हो तो वो सिमिलर हो जाता है। पर यहाँ पे साइडों का रेशियो बोला है, हमने साइडों को इक्वल नहीं बोला है, तो फिर वहाँ पे इनके एरिया इक्वल हो या नहीं हो ये कंपलसरी नहीं है। इन्होंने पूछा है कि ये एक एपी फॉर्म में नहीं है, तो यस ट्रू, ये एपी फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो डिफरेंस जो होता है या तो घटते हुए क्रम में होता है या बढ़ते हुए क्रम में होता है, या असेंडिंग में होगा या डिसेंडिंग। यहाँ से देखो तो ये 1 बढ़ रहा है, यहाँ से देखो तो 1 ये घट रहा है, तो यानी ऐसा नहीं होता है। डी हमेशा सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी वो एपी टर्म में होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। फिर लिखा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इज वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर कोई वाई एक्सिस होगा तो उसे वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे, तो हाँ ट्रू है, ठीक है। इसके बाद में द वॉल्यूम ऑफ कोन इज पाई आर स्क्वायर, फॉल्स। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। ये आप तभी बता सकते हो जब आपको ये फॉर्मूले आते हैं, और तभी आप ट्रू फॉल्स का आंसर दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज नंबर पी ई सच दैट, किसी भी प्रोबेबिलिटी की इवेंट जो है ये इसकी कंडीशन है। एक तरीके से ये छोटी सी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। तो आपको पता होना चाहिए कि जब नॉट श्योर इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और जब श्योर इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो 0 से छोटी, मतलब वो 0 से आपकी छोटी नहीं हो सकती हैगी, ठीक है, और 0 के बराबर हो सकती है, और ये 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती है और 1 के बराबर
हो सकती है, तो ये हमारा ट्रू है। ठीक है। द एरिया ऑफ मिरर सेगमेंट इज लेस देन द द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज लेस देन द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। देखो, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है। तो ये गलत है, क्योंकि आप माइनर सेगमेंट जो होता है वो लेस देन द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट छोटा होता है, लेस देन होता है करस्पॉन्डिंग सेक्टर से। तो हाँ, ट्रू है, माइनर सेगमेंट छोटा होता है, क्योंकि माइनर सेगमेंट का मतलब ये हो जाता है कि जैसे ये सेक्टर है, सेक्टर का ये है, तो ये वाला आपका रहेगा, जबकि करस्पॉन्डिंग सेक्टर ये पूरा हो जाता है। तो ये ट्रू है, करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑलवेज बड़ा होता है और ये छोटा होता है। अब चलते हैं हम हमारे ऑब्जेक्टिव पर, यानी कि मैच द कॉलम पे। तो मैच द कॉलम में देखते हैं हम। सबसे पहले देखो, साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0। तो थर्ड का तो ये हो गया, ये तो याद होनी चाहिए आपको। सेकंड का ये हो गया 1। ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हमारा होता है 2 पाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का ये होता है, और कर्व सरफेस एरिया का हमारा ये होता है। और ऊपर जो लिखा था कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इसमें से कॉमन ले लिया जाता है, देखिए सीधी सी बात है। और सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो ये बचता है 9। तो इसका आंसर कितना आ गया 9। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है। तो ये हमारे हो गए मैच द कॉलम जो कंप्लीट। अब चलते हैं हम वन वर्ड पर। ठीक है, क्या है वन वर्ड में, देखिएगा। वन वर्ड, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी कई बार पूछा गया हैगा, इसको याद रखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट एनी वन कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। कोई भी एक कंडीशन लिखनी है तो फर्स्ट एक ही लिख सकते हैं, एनी टू एंगल आर इक्वल। एनी टू एंगल आर इक्वल, कोई भी दो एंगल आपस में उसके सिमिलर हो। ठीक है ना। साइड रेशो आर सिमिलर, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि राइट द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है। सिंपल 0 0 दे रखा है आपको, इसका अगर निकालना है डिस्टेंस, सिंपल है x1 माइनस 0, तो यानी कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 यानी कि y1 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। क्या लिखा है, इफ शेडो एंड हाइट ऑफ द पोल आर इक्वल देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन द सन। देखिए, ये एक कोई भी हो सकता है, ट्री हो सकता है या बिल्डिंग हो सकती है, और इसका जो शेडो बन रहा है, शेडो यहाँ पे बनेगा। तो शेडो और ये दोनों जब इक्वल हैं तो एंगल कौन सा बनेगा इनके बिटवीन, बीच में। तो हमेशा ध्यान रखना कि हाइट और डिस्टेंस जब सेम होता है तो वहाँ पर एंगल हमेशा 45 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है 45 डिग्री का, याद रखिएगा। अगला आएगा कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल। लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना, सेक्टर का, तो कुछ भी नहीं, θ/360 डिग्री, और हो जाएगा आपका 2 पाई आर।
क्लास मार्क का मतलब क्या होता है कि इसकी जो मिडिल वैल्यू होती है ना, उसी को ही हम क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है ना, बोल भी रखा है उसने कि मिडिल पॉइंट, यानी कि दोनों को प्लस कीजिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को। कितना आया हमारा 60, और इसका हाफ कर दीजिए। ठीक है ना, तो इस कितना आया 30, यानी कि इसका क्लास मार्क कितना है 30। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, उसी को बोला जाता है क्लास मार्क। और हम जब मीन मीडियन मॉड करते हैं तो हम उसमें क्लास मार्क को निकालते हैं। ठीक है, आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव है 2025 के, वो सारे ख़त्म होते हैं। कल के हम वीडियो में इसमें आगे के जो 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे, और कोशिश करूँगी कि कल में ये आपका जो 2025 का पेपर है उसे ख़त्म कर दूँ। फिर उसके बाद हम 23 का लेंगे, फिर 23 के बाद में हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।